डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए ऑनर्स हिंदी एनईपी के अनुसार इस नए पाठ्यक्रम का आरंभ हमारी यूनिवर्सिटी में हो चुका है और उसका जो स्वरूप है उसमें एक पेपर आता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स का। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स एक 2 क्रेडिट का कोर्स है जिसमें आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, जान रहे हैं, जैसे अगर आप बीए ऑनर्स हिंदी के छात्र हैं तो हिंदी की बारीकियों को, उसके लेखन की बारीकियों को, उसके संप्रेषण की बारीकियों को समझने के लिए ये कोर्स रखा गया है। मुख्य कोर्स आपका मेजर पेपर के रूप में आएगा और ये जो है उसके सहायक एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के रूप में आएगा। इस कोर्स में 2 क्रेडिट है, इसलिए 7 यूनिट हैं। उसकी पहली यूनिट है हिंदी की लिपि देवनागरी और उसकी मानकीकृत वर्णमाला। मित्रों, हिंदी से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, बोलना सुनना आप अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ना भी अच्छी तरह से जानते हैं और वस्तुतः लिखते भी रहे हैं। लेकिन लिखने में कई बार होता है हम ध्यान नहीं देते हैं और भूलें होती चली जाती हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम भूलें कर रहे हैं। तो उन्हीं भूलों के परिमार्जन के लिए आप हिंदी से जब ऑनर्स पढ़ करके निकलें, ऑनर्स होकर के निकलें, हिंदी को अपने मेजर विषय के रूप में लेकर के जब आप पढ़ें तो हिंदी में आपसे कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं और जिस विषय से आप ग्रेजुएट हैं उसमें यदि किसी भी प्रकार की क्षति हो, किसी भी प्रकार की कमी हो तो वो स्वीकार्य नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स बनाया है और उसमें पहली ही इकाई रखी है कि लेखन को आप अच्छी तरह से समझिए। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मित्रों, भाषा जो बोलने सुनने वाली होती है वो भाषा कहलाती है और वो जिस लिपि में जो लिखी जाती है जब, तो वो किसी एक लिपि को अंगीकार करती है, किसी एक लिपि को लेती है और उस पर लिपियाँ अलग हैं, भाषाएं अलग हैं। हालांकि सामान्य रूप से हम उसको एक करके बोलते हैं, हिंदी में लिखो ऐसा कहते हैं, देवनागरी में लिखो ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि भाषा अलग है और लिपि अलग। यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए जो प्रयुक्त होती है लिपि देवनागरी, उसके विषय में हम जानेंगे और उसकी मानकीकृत वर्णमाला क्या है, उसमें कौन कौन से वर्ण हैं और वो कैसे लिखे जाते हैं, इसके विषय में हम थोड़ा सा सीखेंगे। मित्रों, आपके पास स्वाध्याय सामग्री पहुंची होगी या पहुंचेगी और उसमें इकाई है ये हिंदी की लिपि देवनागरी और उसकी मानकीकृत वर्णमाला। उस इकाई का लेखन मैंने किया है डॉक्टर अर्चना मिश्रा और मैं ही इसको दृश्य श्रव्य के रूप में यहाँ प्रस्तुत भी कर रही हूँ। तो आप इस लेक्चर को सुनेंगे और उस इकाई को पढ़ेंगे तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर आ जाएगी हिंदी की लिपि देवनागरी और उसकी मानकीकृत वर्णमाला के विषय में। जैसा कि मैंने बता ही दिया है, इस इकाई का या इस व्याख्यान का कहिए कि उद्देश्य हिंदी के लिए प्रयोग की जाने वाली देवनागरी लिपि के मानकीकृत अक्षरों के स्वरूप को जानना है ना। हम लिखते हैं, किसी भी तरह से लिखते हैं मित्रों। जो गुजराती, हो सकता है आप में से अधिकतर गुजराती भाषी हों और गुजराती लिपि में लिखते हों। जो गुजराती के लिए लिपि इस्तेमाल होती है वो भी देवनागरी से ही निकली हुई है। वस्तुतः उसको भी देवनागरी ही कहना चाहिए। कुछ थोड़े से अलग वर्जन के साथ, थोड़े से अलग तरीके से अक्षर मुड़ गए हैं, ऐसा मानना चाहिए कि ये देवनागरी है वो भी। तो इसलिए जब आप हिंदी के लिए देवनागरी लिखते हैं तो कई बार होता है कि गुजराती देवनागरी या गुजराती के अक्षर उसमें प्रभाव डाल देते हैं आपके लिखने पर। तो ये ध्यान रखिए मित्रों।
गुजराती अलग है, हिंदी अलग है। हिंदी लिखते समय आप हिंदी के जो मानकीकृत स्वरूप हैं वर्णों के, उसका प्रयोग करें। इसके लिए ये व्याख्यान और ये इकाई बनाई गई है। हिंदी की मानकीकृत वर्णमाला को आप जान सकेंगे, कितने वर्ण हैं उनमें। संयुक्ताक्षर किस प्रकार से लिखे जाते हैं ये आप अच्छी तरह से सीख सकेंगे। इसके अलावा देवनागरी अंकों के स्वरूप को जान सकेंगे। सामान्यतया हम जो अंग्रेजी के अंक हैं उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन देवनागरी के अंक किस प्रकार के हैं वो आप जान सकेंगे। और शब्दकोश में वर्णों का क्या क्रम रहता है ये एक महत्वपूर्ण बात है। शब्दकोश देखना अवश्य आना चाहिए। तो उसको भी हम इस इकाई में और इस व्याख्यान में, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है, तो पहले भाग में तो हम पहला 2 कर पाएंगे। पहला 2 उद्देश्य हमारा पूरा होगा, 3 उद्देश्य पूरा हो सकता है। बाकी उद्देश्य हम अगले व्याख्यान में पूरा कर लेंगे। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। लिपि परिचय। सबसे पहले बात तो है लिपि। लिपि, इतनी बार मैंने लिपि शब्द का प्रयोग कर लिया। ये है क्या, लिपि क्या है, इसको जाने। तो बोले जाने वाली भाषा को लिखित रूप से संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त सुनिश्चित प्रतीक समूह का नाम लिपि है। ये एक शास्त्रीय परिभाषा है। लिपि की परिभाषा क्या है? जो भाषा हमेशा बोली गई होती है। भाषा का जब आरंभ हुआ था तो वो बोली ही जाती थी। लिखना आपको मालूम होगा, अगर आप कुछ भी थोड़ा सा मानव सभ्यता के इतिहास को जानते होंगे, मानव के इवोल्यूशन के विषय में आप जानते होंगे, तो आप जानते होंगे कि पहले बोलना आया, उसके बाद लेखन तो बहुत समय बाद, जब काफ़ी प्रगति कर गया मनुष्य, तब लिखने वाली की बात आई। तो और बात क्यों आई, ये लिखने की बात क्यों आई? क्योंकि फिर जब धीरे, पहले तो शुरुआत में वो केवल शिकार खेलता था और अपना पेट पालता था, या थोड़ा सा कुछ अनाज बोने लग गया, वो मतलब पेट पालना उसका मुख्य उद्देश्य था। जैसे सारे जानवर हैं, उनका मुख्य उद्देश्य उनको अपना उदर पूर्ति करनी होती है, अपने जीवन के लिए खाना होता है, और अपने ही जैसे दूसरे जानवरों का अपनी प्रजाति के को आगे बढ़ाना होता है। वही उद्देश्य मनुष्य का भी था। लेकिन फिर जब वो प्रगति किया और उसकी जो खाने की आवश्यकता थी वो आराम से पूरी होने लगी, तो उसको चिंतन का अवसर मिला। ईश्वर ने हमें, मनुष्य को चिंतन करने की एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की है। तो जब वो चिंतन करने लगा और चिंतन करके बातें सामने आने लगी, तो ये हुआ कि नहीं, एक व्यक्ति ने इतना चिंतन करके ये निकाला है, तो इसको सुरक्षित रहना चाहिए। क्योंकि वैसे तो बोली गई भाषा विलीन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जिस समय बोला उस बाद जितना याद रह गया, नहीं तो भूल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो वो भूल न जाए, वो ख़त्म न हो जाए, उसके लिए ये आया कि लिखना चाहिए। तो तब लिपि का आविष्कार हुआ। और किसी भी प्रत्येक भाषा में उसको, भाषा में जो बोला जाता है उसको किस प्रकार से लिखा जाए, इसके लिए एक प्रतीक समूह बनाते हैं। वर्ण वस्तुतः प्रतीक है, उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। अ को हम ऐसे ही लिखें तो ही अ बोला जाएगा, ऐसा कोई उनके बीच निश्चित संबंध नहीं है। तो प्रतीक व्यवस्था है। देखिए, ध्वनि वही है अ, और आप हिंदी में जब अ लिखते हैं तो आप लिखेंगे इस तरह से अ, लेकिन अंग्रेजी में भी अ ध्वनि है, और आप अंग्रेजी में भी लिखते हैं तब आप लिखेंगे ये या ये, है ना। तो इस तरह से ये भी प्रतीक है, ये अंग्रेजी के लिए प्रतीक है, ये हिंदी के लिए प्रतीक है। तो ध्वनियाँ, बहुत सारी ध्वनियाँ हैं, आपको तमाम भाषाओं में मिलेंगी, लेकिन जब आप उनकी लिपि में जाएंगे तो उन्हीं ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग प्रतीक होगा। तो मित्रों, ये शास्त्रीय परिभाषा है जिसको आप याद रखिएगा कि बोले जाने वाली जो भाषा है उसको जब हम लिखित रूप में संरक्षित करना चाहते हैं तो एक निश्चित सुनिश्चित प्रतीक समूह बनाते हैं। अब इसमें भी है कि हर व्यक्ति अपना अपना प्रतीक बनाएगा तो वो फिर भाषा समझ भी नहीं आएगी, एक की लिखी हुई दूसरों को नहीं समझ में आएगी। तो फिर वो निश्चित कर दिया जाता है कि इस ध्वनि के लिए यही प्रतीक इस्तेमाल होगा। हिंदी में अ के लिए यही इस्तेमाल होगा, आ के लिए इसके आगे डंडा लगा देंगे तो आ हो जाएगा। तो इस तरह से एक निश्चित कर दिया गया कि जो ध्वनि है उसके लिए ये प्रतीक, तो इसीलिए उसको कहा सुनिश्चित प्रतीक समूह का नाम लिपि है। तो ये मित्रों एकदम शास्त्रीय परिभाषा है जिसको आपको यथातथ याद कर लेना चाहिए।
अब विभिन्न भाषाओं में विभिन्न तरीके से लिपियां होती हैं। इसका कुछ नमूना आपके लिए हमने यहाँ पर एकत्र किया है। आप हिंदी में करेंगे, उसकी लिपि का नाम है देवनागरी और इस प्रकार लिखा जाता है। उसी तरह से संस्कृत, उसके भी है देवनागरी, इसीलिए हिंदी और संस्कृत काफ़ी मिलती जुलती हैं एक दूसरे से, काफ़ी साम्य दिखाई पड़ता है और कई बार एक की जगह दूसरे का प्रयोग जो है अनवधान में या नहीं पता होने से हो जाता है। तो ये इसमें ये लिखा है। लेकिन संस्कृत में कुछ ध्वनियाँ ज़्यादा हैं, कुछ ध्वनियाँ नहीं हैं, कुछ हिंदी में हैं और संस्कृत में नहीं है, कुछ संस्कृत में है, कुछ और हिंदी में नहीं है। और इसी तरह से जब नहीं है तो उनके लिखने का तरीका भी नहीं, यानी उनके लिए वर्ण भी नहीं है, प्रतीक भी नहीं है। गुजराती, ये गुजराती लिपि कहलाती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये भी देवनागरी से ही निकली है और इस प्रकार लिखी जाती है, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। अंग्रेजी जो है वो रोमन, उसकी लिपि का नाम है रोमन और वो इस प्रकार से लिखी जाती है। अरबी की लिपि भी अरबी ही कहलाती है, उसके लिखने का ढंग ये है। चीनी की लिपि भी चीनी ही कहलाती है और उसको लिखने का ढंग ये है, ये चित्र भाषा कहलाती है। इसमें प्रत्येक वर्ण अलग नहीं होते, वस्तुतः वो शब्द को लिखते हैं और उसके लिए कुछ एक चित्रात्मक प्रतीक बन गए हैं जो कि अब रूढ़ हो चुके हैं पूरी तरह से। रूसी की जो लिपि है वो सिरिलिक कहलाती है और इस प्रकार से लिखी जाती है। हिब्रू की लिपि भी हिब्रू ही कहलाती है और उसका लिखने का तरीका ये है। ग्रीक की भी लिपि ग्रीक ही कहलाती है और इस प्रकार से लिखी जाती है। तो ऐसी कुछ ये लिपियां हैं। आप इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहें और आपके मन में हो कि ये भाषा किस प्रकार लिखी जाती है तो आप गूगल कर सकते हैं, विकिपीडिया में जा सकते हैं। विकिपीडिया में से ही ये सारे लिया गया है। आप उसमें गूगल ट्रांसलेट में भी जा सकते हैं और उसमें अगर आप कमांड दें कि कैसे लिखा जाए, और अब तो AI आ गया है, चैट GPT है, तो चैट GPT में आप कहें कि इस भाषा में लिख कर बताइए तो वो लिख करके बता देगा और आप देख सकते हैं कैसे कैसे अलग अलग लिपियां हैं। ये काफ़ी रोचक होगा। कभी खाली हो आप, आपके खेल की वस्तु एक हो सकती है कि अलग अलग भाषाओं की लिपियों को जानना। और अब देवनागरी लिपि के विषय में हम विशेष रूप से पढ़ें क्योंकि हम हिंदी के विषय में बात कर रहे हैं और उसकी जो लिपि है देवनागरी, उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो जो देवनागरी लिपि है वो प्राचीन ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। पहले देवनागरी के आने के पहले जो रूप था वो ब्राह्मी लिपि कहलाता था और वो काफ़ी व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। ब्राह्मी का प्रयोग काफ़ी बड़े क्षेत्र में हुआ है। सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया में भी ब्राह्मी के थोड़े चिन्ह पाए जाते हैं। एक ये बनता है कि वहाँ पे भी ब्राह्मी लिपि पहुँची थी और ब्राह्मी लिपि से वहाँ की जो जावा, मूल जावा भाषा है, उसकी लिपि विकसित हुई थी। तो ब्राह्मी लिपि एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, फिर उसी से विकसित होकर के देवनागरी लिपि बनी जो कि पहले संस्कृत के लिए रूढ़ हुई, संस्कृत के लिए निश्चित हुई। फिर हिंदी, जब संस्कृत कहा जाता है जननी है हिंदी की, तो हिंदी जब जन्म लिया तो वो अपनी माँ की जो लिपि थी वही साथ लेकर आई, तो देवनागरी लिपि हिंदी की भी बनी, है ना। विद्वानों ने देवनागरी लिपि को विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपियों में से माना है क्योंकि इसमें लगभग ज्यों का त्यों लिखने की संभावना है। हम कहते हैं, सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। अगर हम बोलेंगे कलम तो कलम लिखेंगे, है ना। अंग्रेजी में कई बार होता है कि बहुत सारी ध्वनियाँ साइलेंट होती हैं, हम बोलते नहीं। नॉलेज बोलते हैं और स्टार्ट होता है के से, है ना, तो वो के वहाँ पे साइलेंट है। इसी तरह से कभी बीच में कुछ साइलेंट हो जाता है। तो अंग्रेज़ी की स्पेलिंग को इसलिए कई बार कठिन मानते हैं कि अंग्रेज़ी में बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है ना। तो साइकोलॉजी लिखेंगे उसमें पी कहीं नहीं है, पी की ध्वनि, लेकिन लिखा जाता है पी से। तो ये कमी लोग बताते हैं कि अंग्रेज़ी की है, और जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। लेकिन वस्तुतः ये एक तरह का एग्जैगरेशन है, या कहिए कि ये एक तरह का ज़्यादा बढ़ा करके कहने वाली बात है। पूरी तरह से सत्य नहीं है, एक तरह का मिथ है। क्योंकि हिंदी में भी आप कहते हैं राम,
जब राम कहते हैं तो म वो हलंत हो जाता है वस्तुतः। म हम लिखते हैं अ के साथ, लेकिन बोलते हैं राम और लिखते हैं राम। तो ये पूरी तरह से सत्य नहीं है हिंदी के लिए। संस्कृत में बल्कि ये जरूर है कि संस्कृत में जो जो लिपि जो लिखा जाता है उसको सभी ध्वनियों का को उच्चरित करते हुए पढ़ा भी जाता है। संस्कृत में पढ़ा जाएगा राम, हिंदी में पढ़ा जाएगा राम, है ना। तो हिंदी में ऐसा नहीं है कि सभी ध्वनियों का उच्चारण होता है, लेकिन लगभग सभी ध्वनियों का होता है और लगभग जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, ये कह सकते हैं। और ये देवनागरी, एक बात और बताएं आपको कि ये विश्व की सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली लिपियों में से एक है। मित्रों, एक और तथ्य बताऊं कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब कहीं इसमें बताने वाली क्या बात है, सभी बाएं से दाएं, तो ऐसा नहीं है। कुछ लिपियां दाएं से बाएं भी लिखी जाती हैं, है ना। हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको मालूम है उर्दू ऐसे लिखी जाती है, इसी तरह से अरबी भी ऐसी ही लिखी जाती है, और जापानी ऊपर से नीचे लिखी जाती है, यानी जापानी ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, तो ये लिपियां अलग अलग तरीके से भी लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के लिए ध्यान रखिए आप कि वो बाएं से दाएं ही लिखी जाती है, बाएं से दाएं इस तरह से ही लिखी जाएगी। आपको मालूम है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, उसमें 12 भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने पीपीटी में आप जब ये देखें तो आप देख लीजिएगा। हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, डोगरी, नेपाली, बोडो, मराठी, मैथिली, संथाली, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, है ना, इन सभी के लिए देवनागरी लिपियाँ इस्तेमाल होती हैं। हालांकि जो बाद की 5 हैं उसमें दूसरी लिपियाँ भी होती, जैसे सिंधी गुरुमुखी में भी लिखी जाती है, इसी तरह से कश्मीरी जो है नस्तालीख में भी लिखी जाती है, तो दूसरी भी में लिखी जाती है, लेकिन इन सभी के लिए देवनागरी का भी इस्तेमाल होता है, इन 12 भाषाओं के लिए। तो देवनागरी काफ़ी प्रचलित लिपि है। अब मानकीकरण की आवश्यकता क्यों है, इसके विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज का अभ्यास हम यहीं तक रखते हैं। आप अपना स्वाध्याय सामग्री जो मिली है आपको वो पढ़ना आरंभ कीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ पड़ती है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। स्वाध्यायः परमं तप